हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामजस चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये 1781 के अंदर आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको क्यों लाया गया? जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट उसमें संशोधन करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 के अंदर। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसके अंदर क्या क्या संशोधन किए गए थे? एक तो संशोधन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की शक्तियों को पृथक पृथक कर दिया गया। किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया और गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, लेकिन इनकी शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया था। तो जो ये विधि बनाते थे उसके अंदर गवर्नर जनरल भी हस्तक्षेप कर देता था और गवर्नर जनरल जो विधि बनाता था उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप कर देता था। इस कारण कंपनी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसने संशोधन लाया और इसके सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की शक्तियों को पृथक पृथक कर दिया गया। दूसरा संशोधन यह किया गया, गवर्नर जनरल जो विधि का निर्माण करेगा उसको न्यायालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर गवर्नर जनरल जो भी विधि का निर्माण करेगा उसको सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ेगा और उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अब इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर यह कर दिया गया कि गवर्नर जनरल जो विधि का निर्माण करेगा उसको न्यायालय के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि गवर्नर जनरल को धीरे धीरे शक्तिशाली बनाया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है धीरे धीरे। तीसरा यह किया गया, भारतीय रीति रिवाजों और धर्मों को ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय विधि का निर्माण करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस एक्ट के अंदर यह कही गई कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अगर कोई भी कानून नियम बनाता है तो उसको भारत के रीति रिवाजों और धर्म को ध्यान में रखकर वो नियम बनाएगा, जिससे कि किसी रीति रिवाज या धर्म को ठेस ना पहुंचे।
ये कहा गया था, ये केवल नाम मात्र कहा गया था, बाकी ये कागजों के अंदर ही छपा था, बाकी बाहरी स्थल पर ये नहीं हो पाया था। तो तीसरी चौथी बात ये कही गई, सर्वोच्च न्यायालय का राजस्व अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो पहले सर्वोच्च न्यायालय राजस्व के मामलों में हस्तक्षेप करता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब राजस्व के मामलों में केवल गवर्नर जनरल ही विधि बना सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार इस एक्ट के अंदर समाप्त कर दिया गया था। ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर संशोधन करने के लिए ही लाया गया था। संशोधन जो उसके अंदर कमियां रह गई थी उसको देखते हुए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। अब अगले एक्ट की चर्चा करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में नोट करो। अगला एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट ला रही है और धीरे धीरे ब्रिटिश, पहले केवल कंपनी का अधिकार था भारत के ऊपर, न कि ब्रिटिश शासन का। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट यह आया था 1784 के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट, इसको ब्रिटिश क्राउन ने द्वारा लागू किया गया था ये, और इसके अंदर भारतीय शासन और कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ये कानून, ये एक्ट पारित किया गया था। नोट करना, भारतीय शासन और कंपनी पर नियंत्रण करने के यह एक्ट पारित किया गया। एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को इसीलिए लाया गया कि भारतीय शासन और कंपनी पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके अंदर प्रावधान किए गए थे। क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके अंदर? एक नया बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नया बोर्ड बनाया गया जिसका क्या नाम था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण, कंपनी के ऊपर नियंत्रण, भारतीय शासन और कंपनी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आप शॉर्टकट में इसे BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके अंदर 6 सदस्य थे। एक राज्य सचिव बनाया गया, राज्य सचिव, जो इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष। एक चांसलर सदस्य और 4 अन्य प्रीवी काउंसिल
के सदस्य। इस प्रकार 6 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। इसके अंदर 6 सदस्य होंगे, एक राज्य सचिव होगा जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनाया गया था, एक चांसलर सदस्य होगा और 4 अन्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के अंदर नहीं बैठता था, ये ब्रिटेन के अंदर बैठता था। और जो चांसलर और ये राज्य सचिव अध्यक्ष ये ब्रिटिश की संसद के अंदर से मनोनीत किए जाते थे। अब 2 बोर्ड बन गए, एक तो पहले था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 2 डायरेक्टर। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर बनाया गया था। अब इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कंपनी के राजनीतिक कार्य देखना। सदस्य कितने थे? 6 सदस्य। नियंत्रण किसका था इसके ऊपर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर? नियंत्रण था संसद का, ब्रिटेन संसद का नियंत्रण था इसके ऊपर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर किसका नियंत्रण था? कंपनी का। 24 सदस्य जो नियंत्रण मंडल बना था, कंपनी का नियंत्रण। ये क्या कार्य करेगी? ये कार्य करेगी व्यापारिक कार्य। ये अब राजनीतिक कार्य नहीं करेगी, इसको व्यापारिक कार्य दिए गए। ये व्यापारिक कार्य करेगी। और इसके अंदर सदस्य 24 सदस्य, पिछले एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पढ़ा था 24 सदस्यों की होगी, जो पहले 500 पाउंड देते थे, उससे 500 और बढ़ाकर 1000 पाउंड देने वाले, उनमें से 24 सदस्य जो कंपनी के शेयरधारक थे उन्हें चुना जाएगा। 24 सदस्यों की थी, ये व्यापारिक कार्य देखेगी। और इधर थी कंपनी, ये थी कंपनी, क्योंकि कंपनी पर नियंत्रण लाना था ब्रिटिश क्राउन का। तो कंपनी के ऊपर एक BOC और COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 कमेटियां बिठा दी गई। इसे क्या कहते हैं? दोहरा प्रशासन। इधर लिख देता हूं, दोहरा प्रशासन। ये इसके अंदर कर दिया गया, दोहरा प्रशासन लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। अब कंपनी सिर्फ व्यापारिक कार्य ही करेगी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इस पे अधिकार किसका था? संसद का था। ये देखेगी राजनीतिक कार्य। और इसके अंदर 6 सदस्य थे, कौन कौन से? एक राज्य सचिव था जिसे अध्यक्ष बनाया गया, एक चांसलर, 4 अन्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। ये सब ब्रिटेन की संसद से मनोनीत किए जाते थे, और ये संस्थाएं भी ब्रिटेन में ही बैठती थी, न कि भारत के अंदर। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आगे क्या कहेगी, इनको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले। किस प्रकार ब्रिटिश संसद धीरे धीरे कंपनी पर नियंत्रण लाती है। अभी तक ब्रिटिश संसद का भारत के ऊपर आधिपत्य नहीं है, अभी तो केवल कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्य कर रही है। तीसरा कार्य क्या किया गया था इस एक्ट के अंदर? इस एक्ट के अंदर यह कहा गया कि जो कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र, जो कंपनी ने भारत में क्षेत्र जीता था, क्षेत्र वो अब ब्रिटेन
संसद या क्राउन द्वारा अधिकृत क्षेत्र माना जाएगा। ये बात इसके अंदर कह दी गई कि जो कंपनी भारत के अंदर आई और उसने जितने भी क्षेत्रों को हासिल किया था, अब उस पर अधिकार किसका होगा? ब्रिटिश संसद या क्राउन का, ब्रिटिश ताज का उसके ऊपर शासन होगा। इस एक्ट के अंदर प्रथम बार यह कहा गया कि अधिकृत क्षेत्र जो है वो अब ब्रिटिश ताज या क्राउन के पास होगा। पहली बार यह कहा गया था। अब आगे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, गवर्नर जनरल को 4 सदस्यीय एक परिषद दी गई थी, उसके अंदर संशोधन किया गया। पॉइंट है वो था जो पीछे के एक्ट में हमने पढ़ा था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके अंदर कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद में संशोधन। इसके अंदर यह संशोधन किया गया, जो 4 सदस्य थे उसमें घटाकर 3 कर दिए गए थे। 3 सदस्य, 4 माइनस 1, 1 सदस्य घटा दिया गया था। और अब इन 3 सदस्यों में जो 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों में एक सेना का चीफ कमांडर शामिल किया गया था। यह इसके अंदर प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो 4 परिषदीय जो परिषद थी उसके अंदर 1 सदस्य को हटाकर 3 सदस्य कर दिए गए और एक सेना का चीफ कमांडर शामिल कर दिया गया था। छठा एक प्रावधान था प्रांतीय गवर्नरों को 3 सदस्यीय की परिषद दे दी गई। एक नियम ये लागू कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल के नीचे जो जनरल थे, जैसे मद्रास, बम्बई, इनके जो जनरल थे उनको 3 सदस्यीय परिषद दे दी गई। और अगर ये विधि या कार्य बनाने में असफल होते हैं तो गवर्नर जनरल इनको बर्खास्त कर सकता है। विधि अथवा कानून बनाने में असफल सरकार को बर्खास्त कर सकता है। कौन कर सकता है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया और इनको 3 सदस्यीय परिषद प्रदान की गई थी। ये नोट करो। अगला जो एक छोटा सा और एक्ट आता है 1786 का एक्ट, उसका अध्ययन करते हैं। अगला आता है
अगला एक्ट आता है एक्ट 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है 1786 का एक्ट। इसके अंदर कहा गया कि गवर्नर जनरल को सेना का चीफ कमांडर बनाया गया और ये जो 3 सदस्यीय वो परिषद थी उसके निर्णयों को ये अपनी परिषद के निर्णय को बर्खास्त कर सकता है। गवर्नर जनरल को चीफ कमांडर बना दिया गया इसके अंदर, और ये कहा गया कि जो परिषद अगर नियम कानून बनाती है उसके अंदर अगर गवर्नर जनरल संतुष्ट नहीं है तो वो इसको बर्खास्त कर सकता है, अर्थात इसको वीटो पावर दे दी गई, वीटो पावर प्रदान कर दी गई। अगर ये किसी निर्णय से असंतुष्ट है तो उस पर ये वीटो कर सकता है। वीटो जो वर्तमान में यूएन के 5 देशों को दिया गया है, वो था वीटो पावर।